अमेंडमेंट्स जो भारत में है, इंडिया में। नहीं, एक मिनट, मैं कंप्लीट कर देता हूँ ना। एक है जिसको कहते हैं सिंपल अमेंडमेंट। सिंपल, इसको कहते हैं नॉट डीम्ड टू बी कॉल्ड, नॉट डीम्ड टू बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दे आर नॉट डीम्ड टू बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा है पार्ट 20। पार्ट 20 का नाम है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। इस पार्ट का नाम क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन पावर, हाँ पार्ट 20, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दो टाइप है। एक है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस ratification at least half of the state legislature by at least half of state legislature। ये सिर्फ नहीं जानना है कि ये है, थोड़ा सोचेंगे कि क्यों है ऐसा। स्पेशल मेजोरिटी में दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त है हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, हाफ प्लस वन मस्ट बी वोटिंग इन फेवर। दूसरी है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, सिर्फ इससे नहीं होगा। ये हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस वन, टोटल स्ट्रेंथ। और ये है हाँ, नहीं, पहली शर्त है हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अगर 600 स्ट्रेंथ है तो 300 प्लस तो होना ही होना चाहिए, पहली शर्त। नहीं, वोटिंग इन फेवर होना चाहिए, वोटिंग इन फेवर, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी अगर 600 में 100 प्रेजेंट नहीं है तो 2/3 ऑफ 500 कितना हो गया? 334। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। आना चाहिए बिल्कुल। यस, मैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी भी बता देता हूं अभी सारी एक साथ। लक्ष्मीकांत में लिटरेचर में दिया ना, आपको फ्लो चार्ट से याद रहेगा। याद करना ऐसे से याद होता है, केवल लैंग्वेज लिखने से याद नहीं होता, क्योंकि डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता, ब्लर्ड हो जाता है और पर्सपेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती उसमें। फ्लो चार्ट जरूरी है इसके लिए, रिकॉल के लिए। हाँ बताइए। हम्म। हम्म। ओके। हमारे टोटल 30 आवर्स की है ना क्लास। तो अभी जो है कितनी क्लासेस हुई हैं? चार चार मतलब 4 दूना 8 और एक 9 9 घंटे की क्लास हुई है। हाँ, अभी तो 21 घंटे की, लगभग 20 घंटे की क्लास और रह रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, देखिए पॉलिटी में सबसे बड़ी अच्छी बात है, लग्जरी है कि इसमें एजेंडा बताना नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एजेंडा बताया हुआ है, तो हम लोग उसी ऑर्डर में जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जैसे आज पार्ट 1 किया,
तो कल पार्ट 2 ही होगा, कल पार्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद नहीं रहता ये कह रहे हो, उल्टा उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ। अच्छा ओके। तो ये क्लिक करने के पीछे एक रीजन जो है मैं डायग्नोज कर पाता हूँ कि जो सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं भी अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा क्लासिफाई कर दीजिए ताकि मिंगल ना हो। जैसे इसका इससे मिंगल हो गया, आपने ये बता दिया, ये नहीं बताया। तो इसका रीजन ये है कि आपने जो 249 का 2/3 मेजोरिटी को इसके साथ मिंगल कर दिया, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसको इससे मिंगल कर दिया, और सिंपल मेजोरिटी तो खैर ठीक है, अलग है। अच्छा ओके ओके। इसीलिए इसमें एग्जाम्पल देना पड़ता है कि टोटल स्ट्रेंथ इतना है। तो हाँ 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 ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं कोई बात नहीं, क्लास तो चलती रहेगी। जैसे कल कोई नहीं आया था, कई लोगों को फिजियोथेरापी में जाना था, तो क्लास तो हुई, रिकॉर्डिंग हो गई। कल मैंने ये पार्ट 1 कराया था, कल पार्ट 1 में ये जो कराया था, जो अभी दोबारा करा रहे हैं क्योंकि आप लोग कल नहीं आए थे, तो ये कराया था यूएस फेडरलिज्म वर्सेस अमेरिकन इंडियन फेडरलिज्म वर्सेस क्वासी फेडरलिज्म, और ये सब डिफरेंसेस जो कराया था। खैर एनीवे अभी जो है। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये श्योर रहिए कि 25 के 25 पार्ट्स आपको एक साथ इकट्ठा दिखने चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ये फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहेगा। खैर, अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी में दोज हु फेवर मस्ट आउटनंबर दोज हु आर अगेंस्ट, irrespective of strength, irrespective of those present and voting, irrespective of the number of absentees। हाँ, कोरम होना चाहिए, 10% से ज्यादा होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। उसके बाद अगर 600 हैं, 200 एब्सेंट है, तो 200 प्लस मेजोरिटी हो गया। एब्सोल्यूट जो होती है वो टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1। एब्सोल्यूट, जैसे बोलते हैं ना मोदी सरकार को या बीजेपी को 2014 में और 2019 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई, यानी 271 से अपने दम पे ज्यादा मिल गई। लेकिन 2024 में उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली। तो क्यों? क्योंकि वो 271 है और 241 240 पे ही रह गए वो। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सिंपल का है those who favor must outnumber those who are against, यानी टोटल स्ट्रेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे सर्वाइवल ऑफ द माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट। और शेड्यूल 5। हाँ नहीं नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती। देखिए, ये जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ये 2/3 मेजोरिटी, दोनों मिलके इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ये याद रखिए, दोनों में मिक्सिंग मत कीजिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जो लोग फेवर कर रहे हैं और जो लोग अगेंस्ट कर रहे हैं, उनसे फेवर करने वालों का नंबर ज्यादा हो, बस। हाँ 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 हाँ। सिंपल मेजोरिटी नहीं, अगर 4 बच्चे हैं और अगर उसमें 2 एब्सेंट हैं, तो 2 ने भी हाँ कर दिया तो हो गया, 3 की जरूरत नहीं है। और अगर 600 मेंबर है, इसमें 300 एब्सेंट हैं,
तो बचे 300, यानी 150 प्लस भी सिंपल हो गया मेजोरिटी। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी टोटल का हाफ, यानी 300 ही रहेगा, 300 प्लस। कितने लोग? हाँ, इस पे सिंपल हो गया। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, आर्टिकल 4, आर्टिकल 11, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारे सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। इसके लिए कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, आर्टिकल 4, आर्टिकल 11, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए किसी भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट, कई बार माइनॉरिटी गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है। जैसे 1991 में कांग्रेस को सेंटर में बहुमत नहीं मिला, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा बीजेपी को आउट रखने के लिए हम कांग्रेस को सपोर्ट भी नहीं करेंगे और विरोध भी नहीं करेंगे और एब्सेंट रह जाएंगे, तो उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चल गई। तो कई बार सपोर्ट करने का यह तरीका होता है कि हम आपके फेवर में वोट नहीं करेंगे, बल्कि हम एब्सेंट ही हो जाएंगे, अगेंस्ट के में नहीं करेंगे। तो सिंपल मेजोरिटी में इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो फिर वो सरकार चल जाएगी, यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चल जाएगी। तो ये सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट और शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कहां लगती है? तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3, ऐसे अमेंड नहीं होगा। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स विल नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, इट विल बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर पार्ट 4 डीपीएसपी को भी स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड कर सकते हैं, प्लस प्रियम्बल, ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा। प्लस पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ये भी स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा। एंड अदर्स का मतलब जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं आएंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे अपने आप से। तो यहां फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडमेंट है, यहां रिजिडिटी इन अमेंडमेंट है, यहां टू मच रिजिडिटी इन अमेंडमेंट है। यहां सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा। आधे राज्य यानी 28 राज्य हैं, तो उसमें 14 राज्यों के लेजिस्लेचर को रेटिफाई करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, तब वो अमेंडमेंट होगा। जैसे जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें 7 फेडरल सब्जेक्ट्स, जिसमें हाईएस्ट रिजिडिटी, हाँ, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, लेकिन सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब इसमें 7 फेडरल मैटर्स कौन कौन से, जहां पे स्टेट्स का स्टेक है, इंटरेस्ट है, राइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसको याद नहीं करना है कि हाँ ये है, क्यों है, सोच के देखें जरा। प्रेसिडेंट भले काम करता है एट द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट है पूरे नेशन स्टेट का, सिर्फ सेंटर का नहीं। इसके इलेक्शन में इलेक्टेड एमएलए भी वोट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड एमपीज नहीं। तो इस प्रोसीजर में अगर कोई चेंज करना है, कल को कहने नहीं इस एमएलए की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अपने आप से कर लेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर से या स्टेट से पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। वो इफेक्ट हो रहे हैं इस डिसीजन से ना, डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। तो वैसे डिसीजन जिसमें स्टेट्स के स्टेक्स, राइट्स और इंटरेस्ट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ये भी होना पड़ेगा। ठीक है,
फर्स्ट। सेकंड हो गया हायर जुडिशरी का लेके कोई अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद फेडरल कोर्ट है और हाई कोर्ट भी हायर जुडिशरी है, पोटेंशियली टू प्रोटेक्ट वीकर स्टेट्स विस विस स्ट्रॉन्गर सेंटर। तो सेंटर स्टेट में मजबूत कौन है, कमजोर कौन है? स्टेट कमजोर है, तो मजबूत सेंटर कमजोर स्टेट को दबाएगा, तो बचाएगा कौन? हायर जुडिशरी। तो इसके मामले में कोई भी अमेंडमेंट सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं कर पाएगा, इनके लिए भी जरूरी है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कि एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर का ये है, स्टेट का ये है, उसमें कोई भी चेंज लाना है वो यूनिलैटरली सेंटर नहीं कर सकता, उसके लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन मस्ट। ये ऐसा नहीं कर सके कल को सेंटर बना दे कानून कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर पहले इतना था अब इतना ही रहेगा या खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। जहां भी फेडरल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वहां रिगरस प्रोसेस, हाईएस्ट रिजिडिटी इन अमेंडमेंट आ जाएगा। फोर्थ है distribution of legislative powers between center and states. Distribution of legislative powers between center and states. Center and states. यानी दोनों के लॉ मेकिंग पावर डिफाइंड है कि भाई बैंकिंग है, करेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी है, आर्मी है, नेवी है, रेलवे है, इस पे सेंटर कानून बनाएगी। लैंड है, एग्रीकल्चर है, इन पे हेल्थ है, इन पे स्टेट कानून बनाएगी। फिर कंकरेंट लिस्ट, लेकिन इसको डिस्टर्ब सेंटर नहीं कर सकता बिना इनसे रेटिफिकेशन के। फिर है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 क्या है? व्हाट इज शेड्यूल 4 बताइए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा का नाम राज्यसभा क्यों है? क्या जरूरत है स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देने की यूनियन लेजिस्लेटिव लेवल पे, अपर हाउस में? नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री तो अलग चीज है, एग्जीक्यूटिव है। मैं कह रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। देयर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट्स। सो स्टेट्स गेट रिप्रेजेंटेशन एट द यूनियन लेजिस्लेटिव लेवल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड राइट्स। तो अगर इसमें कोई चेंज लाना हो तो स्टेट से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सेंटर बदल दे। फिर है सिक्स्थ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 पता है? आर्टिकल 240। हाँ, नहीं शेड्यूल 7 नहीं, पार्ट 7 ब्लैंक है, शेड्यूल 7 ब्लैंक नहीं, पार्ट 7 ब्लैंक। शेड्यूल 7 क्या है? आर्टिकल 246। 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें कोई चेंज लाना है, कल को ये नहीं बोले कि सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट खत्म कर दो, कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में ले आओ, ऐसे नहीं चलेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। अमेंडमेंट प्रोसीजर में कोई अमेंडमेंट करना है, शेड्यूल 7 इज 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 246। इसको रटने की जरूरत नहीं, आप खुद सोच के देखिए। ये सातों मसलों पे थोड़ा सोचिए। ये ऐसे मसले हैं जहां के स्टेट्स के राइट्स और इंटरेस्ट डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं। तो जब इनके स्टेट्स को इंपैक्ट हो रहे हैं तो स्टेट से पूछेंगे ना, या सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर स्पेशल मेजोरिटी से कर देगी? उसको पूछना पड़ेगा। इसीलिए 368 इटसेल्फ, यानी अमेंडमेंट प्रोसीजर में अमेंडमेंट लाना हो कि कल को कह दे सेंटर की नहीं नहीं स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं, हम आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दे देते हैं,
और अब बोल देते हैं कि स्टेट के आधे स्टेट के नहीं, 2 स्टेट भी हाँ कर दें तो हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। उसमें ये रिगरस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो रिजिडिटी इन अमेंडमेंट इज हाईएस्ट इन दिस। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पिछले पेज पे जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक हो गया सिंपल मेजोरिटी, नॉट डीम्ड टू बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा है डीम्ड टू बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 पार्ट 20। इसमें दो कैटेगरी है, एक ये एक ये। दोनों क्लियर हो गया। इसमें 7 फेडरल मसले हैं और इसमें पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A प्रियम्बल स्पेशल मेजोरिटी से होगा और ये सिंपल मेजोरिटी से होगा।